next part of it. So today what we are going to do, we are going to move to the third point where the scope of statistics is big enough, और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम. प्लानिंग और इकोनॉमिक्स के बाद स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज बिग इनफ इन बिजनेस. Statistics help businesses to test and make correct decisions about the location of the business, marketing, the product, financial resources, etc. based on the statistical information. अब देखो, अगर आपने कभी भी बिजनेस स्टडी करी है या फिर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, उसके अंदर भी आएगा कि आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आप स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करते हो या पता करते हो, वो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लेने में. कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस कहीं पे भी खुलता है ना, तो उसके पहले रिसर्च वर्क होता है उस कंपनी का या उस बिजनेस का. अब रिसर्च वर्क किस बेस पे होता है? वो पहले उस जगह पर जाते हैं, उस जगह पर जाकर पहले पता करते हैं कि किस हिसाब की पॉपुलेशन है, ठीक है, यूथ पॉपुलेशन कितनी है, ओल्ड पॉपुलेशन कितनी है, वो जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट किसके पास तक जाएगी, पहुंचेगी, और किसके पास तक नहीं पहुंचेगी, जिनके पास पहुंचानी है वैसे कितने लोग हैं वहां पर, ठीक है ना. तो एवरीथिंग, एवरी डिटेल दे चॉक आउट थ्रू द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. वहां की पॉपुलेशन, वहां का एरिया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे स्टैटिस्टिक्स पहले रीड किए जाते हैं. आफ्टर दैट दे मूव टू दिस व्हाट डू आई दे से डिसीजन कि यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिजनेस को खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं. इसका परफेक्ट एग्जांपल देखो, आप अगर ऑल ओवर बीकानेर को रिव्यू करोगे तो आपको जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर स्कूल्स भी हैं, आपका जो उसका जो बोलते हैं ना ज्यादा bulk of those you will find out nearby the area of Vyas colony and all those places. आपको सिटी के अंदर वो इस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह से आपको बाहर मिलेंगे. रीजन बीइंग कि ये लोग रिसर्च करते हैं. रिसर्च में क्या आता है कि ज्यादातर यूथ जो है, बाहर से आए हुए जो लोग हैं, वो सब वहां पर बैठे हुए हैं एंड वो वहां से वहां पर जाके बड़े आराम से स्टडी करके आ सकते हैं. तो एक रीजन ये है. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो डोमिनोज पिज्जा कुछ साल पहले बीकानेर के अंदर खोला गया था. तो जिस बंदे ने खोला है उसने देखो कितना अच्छे से एक एरिया डिसाइड किया है. अम्बे आपके क्या बोलते हैं जो एरिया है उसका, वो दोनों के बीच में आता है. अम्बेडकर सर्कल से आप अगर इधर आओगे तो बीच में है, आप ब्यास पॉइंट से उधर जाओगे तो बीच में. तो इसका मतलब उसको ये पता था कि सिटी के अंदर अगर मैं डोमिनोज पिज्जा खोलता हूँ तो वहां ये नहीं चलेगा. वाई? द रीजन बीइंग कि वहाँ कचौरी सिंगाड़ा खा के लोग बहुत खुश हैं. सो दे डिसाइडेड, दे स्टडीड कि कहाँ पर यूथ पीपल ज्यादा है, कहाँ पर स्कूल स्टूडेंट ज्यादा है, कहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट ज्यादा है, कहाँ पर ऐसी फैमिलीज है जो कि बाहर से आके यहाँ पर रह रही है. उन फैमिलीज का इनकम ग्रुप कैसा है, किस एरिया में कैसा इनकम ग्रुप रहता है, किस एरिया में कैसे लोग रहते हैं, ये पूरा स्टैटिस्टिकल स्टडी किया गया. एंड उसके बाद वो ब्रांच खुलती है कहीं पे भी अगर वो चीज खुलती है तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो इसी तरह अपने आप को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी करके, उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करके फिर ही आते हैं, फिर ही अपना ब्रांच या बिजनेस खोलते हैं. तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, बिजनेस के एरिया में हो, चाहे इंडस्ट्रीज. तो बिजनेस में आप इंडस्ट्रीज मान लो, मैन्युफैक्चरिंग हब मान लो, ये सारे के सारे उसी में आ रहे हैं, ठीक है. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन एनीवेयर यू कैन टॉक टू मी इन बिटवीन. आप मेरे से पूछ लेना, आई विल रिप्लाई टू द आंसर. ओके, नाउ the next part is in state management. Okay, in order to set different policies to run an economy efficiently and allocating economy resources in various sectors based on different statistical tools. अब state management के अंदर भी आपको देखना जो मैनेजमेंट चल रहा है स्टेट का, वो ऐसे तो चल नहीं रहा होगा ना. किसी ने एक दिन रात को सुबह उठा और डिसाइड कर लिया कि इसको यहाँ भेज देते हैं, यहाँ पे ये स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे काम कर लेते हैं. ये सिर्फ मूवीज में होता है कि एक दिन आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसा होना चाहिए और वो हो जाएगा. आई बिलीव काफी लोगों ने यहाँ पे नायक मूवी देखी होगी और बहुत इंस्पायर हुए होंगे कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता. आई एम सॉरी बट नहीं हो सकता. हर चीज को करने के लिए उसकी प्लानिंग जरूरी होती है. प्लानिंग के लिए उसके स्टैटिस्टिक्स पे दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या, कितना और कैसे, ऑन द स्टडी ऑफ द पैटर्न विच वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट what is going to happen in the coming few years. उसके अकॉर्डिंगली सारे प्लान सेट होते हैं और उसके हिसाब से आगे के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काम करता है. स्टेट मैनेजमेंट को फंक्शन करने के लिए, स्टेट मैनेजमेंट को फंक्शन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेरियस सेक्टर्स के अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स को प्रॉपरली देखे एंड देन उसके बेस पर डिसीजन ले एंड अकॉर्डिंगली उस पूरे मैनेजमेंट को रन करे. सो स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है.
सो अब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स विदाउट स्टैटिस्टिक्स विल नॉट हेल्प। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इसीलिए साथ में रन करते हैं, जो डेटा है, जो चार्ट्स हैं, जो आपके रीडिंग्स हैं, रिसर्च हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। Scope of statistics in research activities. Yes, Raghav, you want to talk something? Raghav? ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन रिसर्च एक्टिविटीज। अब अभी हमने बात किया, तो आप जितना भी चीज कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स टूल्स अगर नहीं होंगे, स्टैटिस्टिक्स अगर नहीं होगा, तो आप रिसर्च एक्टिविटीज को प्रेजेंट कैसे करोगे, मेरे को कोई बताएगा? देयर इज नो अदर वे आउट। आप ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू, किसी ना किसी चार्ट के थ्रू ही तो प्रेजेंट करोगे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है वो यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए रिसर्च वर्क के टाइम पे। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए और फिर इंटरप्रेट करने के लिए कि क्या रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, आई बिलीव इसको बेस्ट वे में समझाना अगर है तो, बिकॉज यहाँ पर कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो और लास्ट ईयर हमने बात भी करी थी कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप न्यूज में देखते होंगे कि सब अपना अपना एक डेटा लेके आ रहे हैं कि ऐसा हुआ, हमने ये पता किया, हमने 4 लोगों से बात करी और अकॉर्डिंग टू दैट ये जीत रहा है। वो है क्या? वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ही है। वो जाते हैं ऑन फील्ड, जाते हैं ऑन फील्ड, जाके लोगों से बात करते हैं। अगर सपोज करो उस एरिया में लाखों लोग रहते हैं पर वो लाखों लोग से बात नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कोई दलित होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, उनके अलग अलग सेट बनाते हैं। उसके सेट्स के अकॉर्डिंग कोई यूथ होगा, कोई ओल्ड जनरेशन का होगा, कोई आपके मिडिल एज ग्रुप का होगा, उनके उनके सेक्शंस को बनाकर उसके अकॉर्डिंग वो एक डेटा रिप्रेजेंट करते हैं और सारे लोगों से बात नहीं करते, अलग अलग सेक्शन बनाकर हर ग्रुप के 50 लोग या 100 लोग से बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो एक डेटा सेट करते हैं और फिर आके बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स व्हिच वी हैव यूज्ड, हमारे हिसाब से ये रिजल्ट आएगा जितने भी लोगों से हमने बात करी, और उसको मानते हैं कि उन्होंने वो जो रिजल्ट उन्होंने बताए हैं उनके हिसाब से यही रिजल्ट फॉलो अप करेंगे सारे लोगों के मन के अंदर। तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, ताकि वो एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके अपने फाइंडिंग्स को। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। सो रिसर्च एक्टिविटीज में भी स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन एडमिनिस्ट्रेशन it is being widely used to formulate and forecast different plans and policies of the state administration. अभी जैसे हमने स्टेट मैनेजमेंट की बात करी, एक होता है मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना, एक होता है एडमिनिस्टर करना कि कहाँ पे क्या कैसे काम कर रहा है और हम प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, उसको फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, और आगे हमें कैसे प्लान सेट करने हैं। अब छोटी से छोटी जगह उठा लो, चलो हमारा लियाल स्कूल ही उठा लो, हम अपने मैनेजमेंट को ही अगर उठा लें, लियाल स्कूल को ही, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें काफी कुछ स्टडी करना होता है, फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं, प्लान बनानी पड़ती है, पॉलिसीज करनी होती है। पिछले 3 महीने से, 2 ढाई महीने से हम लोग जो क्लासेस चला रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, आप चाहे अलग अलग मेथड हमने यूज किए, व्हाट्सएप से काम किया, जूम मीटिंग के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब 2-3 मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इट इज हैपनिंग जस्ट विथ व्हाट डू आई से, जस्ट हम लोग ने क्लिक किया और वो काम हो गया? नहीं, ये ऐसे नहीं हो रहा। हम लोग पहले 2-3 चीजों को स्टडी करते हैं, अब उनको स्टडी किया, उसके गुड पार्ट्स बैड पार्ट्स निकाले, वो काम नहीं कर रहे तो उसके बाद किसी और को स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंगली अपने टूल्स बनाए। अब हमारे को यहाँ पे ये भी डिसाइड करना पड़ता है, बीकानेर में बैठे हैं तो बीकानेर में ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि सबके पास ईमेल अकाउंट नहीं होंगे, तो हम लोग गूगल मीट के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट टीम व्यूवर के ऊपर नहीं जा सकते, जूम पे क्यों जा सकते हैं, बहुत ईजी है, हमने लिंक सेंड किया और लोग आ जाएंगे। तो ये जो स्टैटिस्टिकल स्टडी हमने पहले किया कि सबके पास नहीं होंगे, इतने लोगों के पास क्या मिलेगा, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको कितना देना है, ये सारे के सारे जो स्टैटिस्टिकल स्टडी करके फिर जो प्लान्स बनाए और जो पॉलिसीज बनाए, उसी को आप आज इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हो। अब इसको भी हम स्टडी करेंगे कि जब हमने ये स्टडी किया तो हमारे को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम आगे धीरे धीरे करके खत्म करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम आ रही है तो आगे जाके हमें ये करना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, वो हर चीज को देख रहा होता है, बारीकी से जाता है, उसके ऊपर काम करता है, एंड देन दे डिसाइड कि आगे हमें कौन से प्लान फॉर्मुलेट करने हैं। अभी हमने जो प्लान बनाए थे वो सही रहे कि उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो स्टैटिस्टिकल स्टडी आपको प्रेजेंट कर देगा कि ये रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ग्राफ जो है वो बहुत ही डिम तरीके से नीचे की तरफ बढ़ रहा है,
जैसे ही उसको ये पता चलेगा वो अगली बार का जो प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्लान्स को सेट करेंगे। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग जगह पे, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, प्लानिंग में, हर जगह पर हर चीज को प्लान करने के लिए हमें इसका यूज लेना पड़ता है। अब लेकिन यहाँ पर अब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है उसमें इंपॉर्टेंस की बात करी गई है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस से पहले कुछ इसके लिमिटेशंस बताना चाहूंगा। बिकॉज अगर आप बुक को कवर अप करोगे, रीड करोगे, बीके व्हाट डू आई से, बीके ओहरी और आरटीआर जैन की किताब को अगर आप कवर अप करोगे और उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको एक लिमिटेशंस का पूरा सेट मिलेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। अब देखो जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस पे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं डेटा के ऊपर। आप जा रहे हो, डेटा निकाल रहे हो, 10 लोगों से बात कर रहे हो, उसके हिसाब से 100 लोगों की राय बना रहे हो, ठीक है। तो इसको हम रिगार्ड कर सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च है, बहुत वैल्यू है इसकी। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स को अगर कोई जानकार बंदा नहीं पढ़ रहा, अगर कोई इंसान है जिसको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा आपको पता है? वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेगा और अपने पक्ष में ले आएगा चीजों को, ठीक है, और रियल फाइंडिंग्स आपसे छुपा लेगा, ठीक है। और वही जो बंदा है जिसको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान है या स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर्ली समझता है, वो आपसे सवाल कर लेगा। जैसे सपोज करो आप डिबेट ही करो और आपने एक स्टैटिस्टिकल स्टडी प्रेजेंट कर, दो तरीके के लोग होंगे, एक या तो मान लेंगे या फिर ये कह देंगे कि ये बकवास है, स्टैटिस्टिक्स सही नहीं होता, हर जगह काम नहीं आता। तो ये वो मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। दूसरा जो लोग होंगे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स समझा होगा, तो वो ये कहेंगे कि चलो तुमने एक साइड से ये प्रेजेंट किया, बट इसका जो दूसरा साइड है वो क्या है? दूसरा साइड है, और वो उसका रियल साइड प्रेजेंट करके आपके सामने रख। दैट्स व्हाई आई से स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होना भी बहुत आसान होता है। इसलिए उसके कुछ लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे। अब स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे जा रहा है। उसके लिए जो क्वालिटेटिव फेनोमेना है, जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस, ये मैटर नहीं करती, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स के लिए इनमें से कोई भी क्वालिटेटिव फेनोमेना जो इमोशनल बेस्ड वर्क है वो मैटर नहीं करता। तो अगर आप सिर्फ क्वालिटेटिव फेनोमेना के ऊपर एक जजमेंट दे रहे हो, क्वांटिटेटिव फेनोमेना के ऊपर एक जजमेंट दे रहे हो, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक जजमेंट दे रहे हो, तो वो गलत होने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। जबकि जो स्टैटिस्टिकल स्टडी करने वाला होगा वो इस चीज को भी स्टडी करेगा कि अगर इस चीज के साथ हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल स्टडी प्रेजेंट कर देगा और कहेगा देखो यही सही है, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स होगी। अब स्टैटिस्टिक्स का दूसरा लिमिटेशन क्या है? वो सिर्फ एग्रीगेट की बात करता है, टोटल फॉर्मुलेशन ऑफ टोटल थिंग, ठीक है। वो जो बेसिक जो फैक्ट्स है कि एक इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बात नहीं करता। जैसे हम अगर इसका एग्जाम्पल दें एक पर्टिकुलर यूनिट को लेके, तो हो सकता है कि आपके क्लास टीचर जो है वो 20,000 रुपया कमा रहे, लेकिन ये एक इंडिविजुअल का फैक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं बना सकते। लेकिन क्या होगा? ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा जैसे ही आप सब जगह का इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स को, सारे ऑल ओवर कंट्री के इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स की फाइंडिंग के ऊपर रिसर्च करोगे, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जो सिर्फ एक इंडिविजुअल का है, वो इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स के डेटा के अंदर शामिल होगा। जबकि वो क्या करेगा? वो इनकम ऑफ जो 20,000 रुपया है उसको उस पूरे डेटा के अंदर शामिल कर देगा और एक एग्रीगेट निकाल लेगा, और एग्रीगेट निकाल के क्या बोलेगा कि जो इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स है वो 50,000 के करीब आ रही है। अब उसमें गवर्नमेंट टीचर्स भी आ गए और आपके क्या नाम है इसका, प्राइवेट टीचर्स भी आ गए, सब काइंड ऑफ टीचर्स आ गए। पर क्या रियलिटी में कंडीशन है कि सबके पास उतने ही रुपए जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स के अंदर और ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है? रिजल्ट्स आर ट्रूली ओनली ऑन एन एवरेजेस। सपोज करो हम जो हमेशा बात कर रहे होते हैं कि जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, या जो नेशनल इनकम है, या जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, वो इतना है 50,000। से फॉर इंस्टेंस 50,000 पर एनम इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन क्या वो पर कैपिटा इनकम 50,000 रुपीज सब इंसान के पास जा रहा है इक्वली? नहीं। एम आई राइट? किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है पर कैपिटा इनकम। कोई 10,000 ही कमा रहा है, कोई 50 लाख रुपए भी कमा रहा है।
लेकिन अगर आप एग्रीगेट निकालते तो क्या निकल रहा है, 50,000 इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स प्ले करता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 50,000 इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सबके पास 50,000 रुपीज जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल बेसिस पर बहुत सारे लोगों के पास कम भी जा रहे हैं और इंडिविजुअल बेसिस पर बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा भी जा रहे हैं। बट लेकिन आपने जब पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा कलेक्ट किया, उसका एक एग्रीगेट, उसका एक एवरेज निकाला, तो वो एवरेज निकल रहा है। तो ये किसको पता है, ये जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उनको पता है। अब कोई जो कोई भी ऐसा बंदा बैठा हुआ है, वो बैठ के आपको कह रहा है तेरे को पता है इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी हो गई होगी, बट टू द ग्राउंड लेवल, इज दैट रीचिंग टू द ग्राउंड लेवल? नहीं। तो जब वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रही, तो आपको ग्राउंड लेवल पे भी जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि वहां का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। यू जस्ट कैन नॉट से कि 50,000 नहीं पहुंच रही तो चलो इंडिया की कंडीशन खराब है। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं। मैं कहाँ पे मानूंगा कि आपने वहां जाकर रिसर्च किया, वहां की फाइंडिंग्स करी और आपने उस एरिया का बताया। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैटिस्टिकल स्टडीज के जो लिमिटेशन है उसके ऊपर उठ के भी हम बात करें। ठीक है, अब और जो इसका हम लोग एक मान सकते हैं वो ये है कि ये बहुत इजीली मिसयूज किए जा सकते हैं। इसके जो लिमिटेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि ये बहुत इजीली मिसयूज किए जा सकते हैं। कैसे? misuse of statistics is very common. Statistics may use to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. ठीक है, आप प्री ड्रॉन एक कंक्लूजन निकाल सकते हो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, अगर वो, जबकि वो पूरी तरह से झूठ साबित हो जाएगा। कैसे? आप सपोज करो कोई भी एक डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने और उस डेटा को अपने साइड से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और आप एक प्री ड्रॉन कंक्लूजन निकाला जाता है। प्री ड्रॉन कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया? आप कोई चीज को सपोर्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने एक डेटा निकाला, वो शायद 10 साल पुराना था और आपने ला के प्रेजेंट कर दिया कि देखो ये डेटा है। अब वो 10 साल पुरानी बात आज भी हो, पहली बात तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास डेटा तो आ गया। क्या पता आज उसका डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं किया हुआ हो और आज की वो रियलिटी ही ना हो। जैसे मैं आपको सीधा कहता हूँ, आज से 4 महीने पहले की रियलिटी और आज की रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर आपकी अभी डिबेट चल रही है तो आदमी आएगा 4 महीने पहले का कोई एक रियलिटी डेटा प्रेजेंट करेगा और कहेगा देखो ये है 2020 लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन 2020 में अप्रैल के अंदर और अगस्त के अंदर या जुलाई के अंदर जो कंडीशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो उस डेटा के ऊपर लड़ने के लिए या उस डेटा के ऊपर फाइट करने के लिए आपको रियलिटीज जानना, इन्फ्रेंसेस जानना, किस समय की बात हो रही है वो जानना बहुत जरूरी होता है और बहुत इजी हो जाता है किसी के लिए इसको मिसयूज करना। इट इज यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले, एक मिट्टी की तरह होती है, बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज। ये आपके हाथ में है कि स्टैटिस्टिक्स से आप कुछ भी बना सकते हो। एक मिट्टी है जिसे आप या तो भगवान बना लो या राक्षस बना लो, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स के। आई बिलीव बहुत ही क्लियर है यहाँ तक। अगर क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड वंस, हम आगे बढ़े और आपको इंपॉर्टेंट समझाए स्टैटिस्टिक्स के, ताकि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। एंड लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर? ठीक, पहले स्टैटिस्टिक्स हैज इमर्ज्ड एज अ लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स विदाउट स्टैटिस्टिक्स चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होंगे, जब तक फाइंडिंग्स नहीं होंगे, जब तक उसको एनालाइज नहीं किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, तब तक हम इकोनॉमिक्स को आगे कैसे बढ़ाएंगे? कोई ना कोई डेटा होगा, कोई ना कोई पास्ट रिकॉर्ड होंगे, उसी के बेस पर फॉर्मुलेट कर पाएंगे हम पॉलिसीज को और आगे की चीजों को। ठीक है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स बिना इकोनॉमिक्स बिना स्टैटिस्टिक्स के एक ऐसी चीज है कि जिसका लाइफलाइन आपने हटा लिया। ठीक है, क्वांटिफाइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। For example, unemployment is said to be 20% of India's working population. अब इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्या आ गया? एक क्वांटिफाइंग इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। उसका जो पहला टास्क है इकोनॉमिस्ट का, वो क्या है? वो ये है कि वो ये समझे कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, किस लेवल पर उसका मैग्नीट्यूड है, तभी वो आगे उसके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी मेक इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन स्टेटिंग दैट से 20% ऑफ द इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, or that between the years 1995 to 2010 the percentage of unemployed working population has tended to increase from 18% to 9.4%। ठीक है, दो डेटा यहां पर आपके सामने आ रहा है।
आप सीधा ये कह दो कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के अंदर 20% जो है इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट करेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि 1995 से 2010 के बीच में परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्किंग पॉपुलेशन हैज टेंड टू डिक्रीज, वो गिर गया 18.4% से 18% से 9.4% तक। मतलब एक टाइम पे अगर आप 1995 की बात करते हो तो 18% लोग अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन 2010 में 9.4% लोग इंडिया के टोटल पॉपुलेशन से, वर्किंग पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इसी डेटा को आपने दो तरीके से प्रेजेंट किया। पहला डेटा क्या था, कंपैरेटिव स्टडी नहीं थी, वहां पर आप सीधा आके बता रहे हो 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट वर्किंग, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। तो क्या होगा, लोगों के दिमाग में सीधा जाएगा यार इंडिया सही काम नहीं कर रहा, इंडिया को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। नो डाउट मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही आप एक कंपैरेटिव स्टडी करते हो कि पहले इतना था और अब गिर के इतना हो गया है, तो आप इस जगह पर पहुंचते हो, अच्छा इंडिया इज वर्किंग बट स्टिल नीड्स टू वर्क अ लॉट, और अभी तक भी बहुत लंबा पाथ ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ जाती है और एक जगह सिर्फ नेगेटिविटी रहती है कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता भारत का, कुछ हो ही नहीं सकता इंडिया का, या आप कुछ हो ही नहीं सकता घर का, किसी और कंट्री का, आप किसी का भी मान, ठीक है। सो क्वांटिफाइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, नंबर 2, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन, ठीक है। अब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन पर जाके रुक नहीं जाते, मेयरली क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन लिया और वहां पर जाके रुक गया, ऐसा नहीं होता। वो ट्राई करते हैं कि हम इसके आगे और बढ़े और इंटरसेक्टरल, अलग अलग सेक्टर्स को मिलाएं या इंटरसेक्टरल कंपैरिजन करें, ठीक है। अब डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, उसको उसके अगर आप एनालाइज करोगे तो किस सेक्टर में कितना अमाउंट ऑफ, अभी हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज पहला एग्जांपल वहां से निकल गया था। किस सेक्टर में कितना अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और किस सेक्टर में कितना अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लूज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, इसके बारे में इंटरसेक्टोरल कंपैरिजंस करेंगे। वो वहां से वो निकालेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे कितना है, रूरल एरिया में कितना है, अर्बन एरिया में कितना है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्टर वाइज डिवाइड हो रहा है, रूरल सेक्टर में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो और अर्बन सेक्टर में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। फिर उसके बाद वो ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि रूरल पॉपुलेशन कितना बढ़ा है और अर्बन पॉपुलेशन कितना बढ़ा है। तो आप समझ रहे हो, हर चीज का एक डेटा आएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या सिनेरियो है, प्रॉब्लम क्या होगी। अब सपोज करो कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो आपके सामने क्या करेगा, जैसे पॉलिटिशियंस है वो क्या करते हैं, वो आते हैं और एक डेटा प्रेजेंट कर देते हैं आपके सामने कि देखो ऐसा है, इसके आगे की पीछे की कोई बात नहीं कर रहे, ये नहीं बता रहे कि तब क्या कंडीशन थी, ये नहीं बता रहे थे कि रूरल सेक्टर में और अर्बन सेक्टर में क्या कंडीशन है, ये कोई नहीं बता रहा कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, पॉपुलेशन ग्राफ के अनुसार हम बेटर कंडीशन में कि वर्स कंडीशन में, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो आए, एक डेटा प्रेजेंट किया और कह दिया ये अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे इकोनॉमिक्स काम नहीं करती और ऐसे एक इकोनॉमिस्ट या एक स्टैटिस्टिशियन काम नहीं करता, वो पूरा डीप स्टडी करता है, इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन भी करता है एक, और उसके पास अगर डेटा आ जाता है तो, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करता है वो, ठीक है। इकोनॉमिस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, अलग अलग डेटा को वो एक जगह पुट करके कॉज और इफेक्ट, पहले मतलब कॉज का पता लगाता है कि अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है और उसका इफेक्ट क्या आया है, ठीक है। वो उन चीजों के ऊपर भी काम करता है और ये काम सिर्फ एक स्टैटिस्टिशियन ही कर सकता है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिशियन नहीं है, जो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो क्या करेगा, वो ऊपरी तौर पर डेटा को देखेगा और तुरंत जजमेंट कर देगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जजमेंट पर एकदम एंड में पहुंचे, पहले पूरा एक प्रॉपर स्टडी करने के बाद, खाली ऊपरी सतह पर देख के कि पानी बहुत अच्छा है और कूद जाए उसके अंदर, ये काम नहीं करेगा। हमें जानना जरूरी है कि कितना डीप स्टडी इसके लिए जरूरी है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे काम करता है वो भी देखो। इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, this enables them to attempt an ineffective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies। आप सिर्फ 2 महीने के या 3 महीने के या 1 साल के बेस पर, स्टैटिस्टिक्स के बेस पर अगर कोई रिजल्ट घोषित कर देते हो तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं तुम लोगों की स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, सिर्फ 10th बोर्ड के रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम ये डिसाइड कर लें या 12th बोर्ड के रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम ये डिसाइड कर लें कि इस बंदे का फ्यूचर ऐसा होना है,
क्या ये सच है? कहीं से भी आप इसको सच ठहरा सकते हो क्या कि ये ही होगा आने वाले टाइम में? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर एक इंसान की आगे की जर्नी को आपको जानना है तो आपको उस इंसान के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो इमोशनली कितना स्ट्रांग है, मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसने आज तक पहले लाइफ में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, वो अपने लाइफ को कैसे लेता है, उसके पास और क्या क्या टैलेंट्स हैं। तो आप जब इन सब चीज को फॉर्मुलेट करके एक स्टैटिस्टिकल डेटा लेके आते हो कंपैरिजन बेस्ड, तब जाके पता चलता है, तब आप जाके कहीं फॉर्मुलेट कर सकते हो, तब आप जाके कहीं बता सकते हो कि आगे जाके वो क्या कर सकता है और कहाँ पे उसको सक्सेस मिलेगी। आप सिर्फ एक रिजल्ट को उठाओगे और कह दोगे तू तो फेल है और तू तो पास है, तू तो आगे कर ही नहीं सकता, तू तो आगे कर सकता है, तू आगे जाके पक्का ये बन जाएगा, तू आगे जाके नहीं बन पाएगा। तो ये जो भी करते हैं, आई एम सॉरी, इससे बेकार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जाना ही नहीं कि एक्चुअली कितने साल लगेंगे उस पर्सनैलिटी को ग्रो होने में, कितने साल लगे होंगे, और आगे भी अभी उस पैटर्न के अनुसार, पॉलिसी के अनुसार वो आगे बढ़ रहा होगा। दैट्स द सेम थिंग, ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो लोग स्टैटिस्टिकल स्टडीज के थ्रू, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि डिमांड कैसे गिरा, कैसे बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसीज लगाए नहीं लगाए, इन सबको भी स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशनशिप बनाते हैं। और जब ये रिलेशनशिप बन जाता है तो उसके बाद पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। अभी जैसे मैंने बोर्ड के लिए अभी बात करी कि एक बच्चे का क्लास 10 का या 12 का रिजल्ट कितना मैटर करता है, सिर्फ इतना ही मैटर करता है कि उसने उतने मार्क्स बनाए। उसके बाद क्या मैटर करेगा? आपको अगर रियलिटी में उस बच्चे को स्टडी करना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, उसके माइंडसेट को स्टडी करना पड़ेगा। जब आप वो पूरा कर लोगे तब आप कहीं ना कहीं उसको बता पाओगे, देखो बेटा आप एक काम करो, आप ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, अपने लाइफ में ये चलाओ, तो शायद आप आगे जाके गेन कर लोगे, तो शायद आगे जाके आपको प्रॉफिट होगी। क्यों आप ऐसा क्यों कह सकते हो? क्योंकि आपने पूरा एक इंडिविजुअल बेस पे उसको स्टडी किया, डीप स्टडी। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट करते हैं, और इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्या कि वो पहले एक एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आता है कि ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, फिर वो एक इंटरसेक्टरल कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके बेस पर कॉज और इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जब कॉज और इफेक्ट पे काम हो जाता है तो वो पॉलिसीज ड्रॉ करते हैं, और गवर्नमेंट की जो बजट पॉलिसीज आती है वो इसी बेस पर आती है। तो जो लोग भी मुझे आके कह देते हैं ना कि ये क्या बजट बनाया है, देखो नो डाउट उसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हो, नो डाउट आप चार बातें कह सकते हो, लेकिन सिटिंग एट योर होम एंड डिसाइडिंग कि हाँ इंडिया की कंडीशन यही है, मैंने मान लिया और ऐसा ही आगे बढ़ेगा, इज क्वाइट नॉट राइट। सबके अपने अपने तरीके होते हैं सोचने के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विल थिंक डिफरेंटली एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन पॉलिसीज जो बन रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना रही, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इकोनॉमिस्ट बैठते हैं वहां पर, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, वो पॉलिसीज फिर उसके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज को बनाते हैं। हाँ, यहाँ के बाद पॉलिटिकल पार्टीज का गेम आ जाता है कि वो किधर क्या देना चाहते हैं। वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स की भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बिकॉज अगर वो सारी चीजें मान लेंगे तो इकोनॉमिस्ट तो हमेशा यही चाहेंगे कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग काम हो, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकते, आपको जनता को भी बहुत कुछ देना पड़ता है, जैसे सब्सिडीज हो गई, एनऑल हो गई, वो देना पड़ता है। तो ये चीज पॉलिटिकली वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू सेट द बजट फॉर द इकोनॉमी व्हिच हेल्प्स इन फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है वो किससे सेट होती है? बजट से। और बजट कौन फ्रेम करता है? पहले इकोनॉमिस्ट पूरी डीप स्टडी करते हैं, वो आके बताते हैं पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को। वहां से वो चीज जो जाती है, पूरी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठी रहती है, वो लोग बैठ के बात करते हैं इकोनॉमिस्ट के साथ, और फिर डिसाइड करते हैं कि अगर हमने ये किया तो ये रिजल्ट आ सकता है आने वाले टाइम में, अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी बनती है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स कितना टेबल फॉर्म में, एक प्रॉपर हियरार्की है उसकी कि इस फॉर्म में वो काम करता है। उसके बाद आती है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इसके बाद आप लोग एक इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएट करते हो ऑल ओवर द कंट्री। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्विलिब्रियम बिटवीन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसे फॉर्मुलेट होता है कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कैसे लेके जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द होल इंडिया लेवल। आप इंडिविजुअल लेवल पर, घर पर अगर आप सोचो, छोटा सा अपना घर मानो और उस पर पापा की कमाई सोचो और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे इक्विलिब्रियम सेट करने की कोशिश करते हैं, उसी को जब आप एक बड़ा फ्रेमवर्क दे दोगे, बड़ी मात्रा में लेके चले जाओगे, तो आप देखोगे कि इंडिया उस लेवल पे काम कर रहा है। देखो पापा भी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स मेंटेन कर रहे हैं घर के अंदर,
ये बच्चा, इस बच्चे की ये जरूरत है, इतना पैसा ये है, लास्ट टाइम मैंने इसका ये पूरा कर दिया था तो इतना स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इसका पूरा हो गया, इस महीने इतना पूरा करेंगे, दूसरे बच्चे का ये करेंगे, माँ का मम्मी का ये करेंगे और मेरा ये करेंगे, और घर को इस चीज की जरूरत है। कितना स्टैटिस्टिकल स्टडी लगता है उसके अंदर, जब वो अपने एक छोटे से इनकम को, अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, पूरे घर के अंदर पॉलिसी फ्रेम करके उसको पहुंचाना है। तो सेम टू सेम गवर्नमेंट को भी उस तरह से काम करना होता है। वो चाहे कहीं की भी, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, चाहे किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट की बात कर लो, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स थ्योरीज जो है और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो है, वो आपके पहले दोनों तीनों स्टेप होने के बाद ही होती है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? स्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रही है। बिना स्टैटिस्टिक्स के ये नहीं हो सकता। कॉन्स्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक थ्योरीज जो मैंने अभी आपको बताया, आपको कोई भी थ्योरी बनाने के लिए, चाहे कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड हो, चाहे प्रोड्यूसर थ्योरी ऑफ सप्लाई हो, ये सारी थ्योरी बनाने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। विदाउट दी टेबल, विदाउट दी डेटा, आप कैसे कोई थ्योरी बना लोगे जब आपको पता ही नहीं है कि लोगों की थिंकिंग कहाँ पे काम कर रही है, बल्क लोगों की थिंकिंग कहाँ पे काम कर रही है, ये आपका पता होना जरूरी है। देखो, इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक टेबल मैंने ट्राई किया यहाँ पे प्रेजेंट करने का। सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा, ये कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करती है स्टैटिस्टिक्स। प्रोवाइड द टेक्निक ऑफ कंपैरिजन, फिर स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? एक टेक्निक ऑफ कंपैरिजन आपको प्रोवाइड करती है। जब आपको टेक्निक ऑफ कंपैरिजन पता चलता है तो आपको हेल्प मिलती है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में। जब आप पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर पाते हो तो आप उसको टेस्ट भी कर पाते हो और थ्योरीज भी बना पाते हो उसके बाद अपनी, कि अच्छा अगर हम ऐसे काम करेंगे तो ये थ्योरी आएगी। फिर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो फैक्ट्स के फॉर्म में प्रॉपरली सबके सामने, और इसकी वजह से आप रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हो। और जब आप रिलेशनशिप स्टडी कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे से फोरकास्ट कर पाते हो कि आने वाले टाइम में ये हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स जो है वो कभी भी हवा में बातें नहीं करते, वो उस डेटा को बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, उस डेटा, वो डेटा आता है उनके पास, उसका कंपैरिजन करते हैं, उसको डीप स्टडी करते हैं, उसका कॉज एंड इफेक्ट निकालते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज को, इकोनॉमिक थ्योरी बनाते हैं, रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और फिर फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा हो जाएगा 2 साल में या 3 साल में आने वाले टाइम में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन यू हैव चूजन आर्ट्स फील्ड और कॉमर्स फील्ड, आपके रास्ते एक इकोनॉमिस्ट बनने के लिए खुले हुए हैं। ट्रस्ट मी, एन इकोनॉमिस्ट इज रियली द पर्सन जो कि बहुत सारी चीजें एक साथ संभाल रहा होता है और बहुत इंटरेस्टिंग वर्क होता है उसका, ठीक है। सीए सीएस तो है ही, और आर्ट्स के अंदर और भी काम है, आईएएस आरएएस फ्लैट भी आप दे सकते हो। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट बनने का अगर कोई सोच रहा है तो प्लीज, अगर आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स समझ आ रही है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो गो फॉर इट। आपके बहुत सारे रास्ते खुले हैं। सबसे पहले तो बहुत कम लोग चूज करते हैं इस फील्ड को, तो जैसे ही कम लोग चूज करते हैं तो आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसमें स्टडी बहुत है, आपको बहुत घुसना पड़ता है इसके अंदर, पर मजे बहुत आते हैं। तो ट्राई टू डू दैट इफ यू फाइंड माई थिंग्स कि हाँ ये सही है। अब लास्ट स्लाइड है इसका, जो 4 मिनट बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, तो आज ये स्लाइड खत्म हो जाएगा। कल हम लोग जो टीआर जैन और वीके ओरी की बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर है वो शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ, उसको हम लोग थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, और जो एनसीईआरटी की बुक में है वो मैं आपको फॉर्म में बना के आपको मैं भेज दूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं आपको भेज दूं, ठीक है। स्टैटिस्टिक मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स हैं वो कॉमन सेंस की जगह कभी नहीं ले सकते, ये याद रखना। आपका कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास चाहे कितने ही डेटा क्यों ना हो। इफ यू आर नॉट हैविंग द कॉमन सेंस, आप उस डेटा को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर सकते, और आप हमेशा कई बार कुतर्क ही करोगे, बिकॉज आप डीप स्टडी नहीं करना चाहते और आप कंपैरिजन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है आप कंपैरिजन कर दोगे उसी समय आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हो, आपका जिस चीज पे बिलीफ सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए कॉमन सेंस के ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स नहीं जा सकती। क्यों? उसके रीजन है, स्टैटिस्टिकल डेटा में बी मिस इंटरप्रेटेड, स्टैटिस्टिकल डेटा में भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, जो हम देखते रहते हैं हर डिबेट शो के अंदर ये होता है कि वो बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे कोई भी पार्टी कर रही हो, चाहे इंडिया के बाहर ट्रंप ही क्यों ना कर रहा हो, everyone is politically influenced and presenting those data only which is going to support them, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो उसके अंदर हो। अब ये आपका कॉमन सेंस है कि आप कितना समझ पा रहे हो उस डेटा को, और आप कितना डीप स्टडी करते हो उसके बाद उस डेटा के ऊपर कि भाई साहब कितना सही है और कितना गलत है, और कौन कितना कंपैरिजन बेस पे बता रहा है या फिर सिर्फ इसलिए बता रहा है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा में इन्वॉल्व पर्सनल बायस, ऑब्वियसली पर्सनल बायस इन्वॉल्व हो सकता है। स्टैटिस्टिकल डेटा में भी मैनिपुलेटेड, जो मैंने आपको इतनी देर में बताया है, और स्टैटिस्टिकल डेटा में फेल टू रिवील द एरर्स कमिटेड। स्टैटिस्टिकल डेटा कई बार फेल कर जाता है जो एरर्स कमिट हो रहे हैं उसको प्रेजेंट करने में। तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा के लिमिटेशंस हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना कॉमन सेंस यूज करें
जब वो स्टैटिस्टिकल डेटा पे काम कर रहे हूँ। और कॉमन सेंस का मतलब क्या हो गया, एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचें कि मेरे को और भी बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ेगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गया, अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की तरफ भी मैं काम करता हूँ, उसको भी निकालता हूँ और फिर इस डेटा के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि ये झूठे नहीं है लेकिन इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। I believe it is very clear to all the 10 students who are right now present in the class. Please raise your hand if it is clear. तो कल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे टीआर जैन और वीके ओरी की किताब का, और उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन के आंसर भेज दूंगा। आप प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपीज के अंदर।